अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, इट्स तला जावेद। आज हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स यूज़ फॉर डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स। तो आज हम कुछ मॉलिक्यूलर टेक्निक्स की बात करेंगे जो कि हमारी लैब की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स, हीमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, टीसी, सब डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं जो कि डायग्नोसिस में इस्तेमाल होती हैं डिफरेंट ब्लड की, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो मोस्ट कॉमन जो टेक्निक्स हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिसऑर्डर के लिए वो ये 6 हैं, जिनमें सबसे पहले ये न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, माइक्रो एरे, जीनोटाइपिंग, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इनमें से सबसे पहली जो है इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे, बाकी जो ये हैं ये दूसरे लेक्चर में इनके ऊपर हम बात कर लेंगे। अब जो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है, बेसिकली एम्प्लीफिकेशन का जो वर्ड है इससे ही पता चल रहा है कि एम्प्लीफाई का मतलब होता है कि किसी भी माइन्यूट चीज़ को उसको मॉडिफाई करके उसको बड़ा करके जो है वो रिप्रेजेंट करना। तो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक का मतलब है कि जो हमारा क्लिनिकल सैंपल है उसके अंदर जो पैथोजन का न्यूक्लिक एसिड है, या कि वो डीएनए है या आरएनए है, उसको एम्प्लीफाई करना, उसकी मिलियन ऑफ कापीज़ तैयार करके जब हमें दिखाया जाता है तो उसको न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक कहते हैं। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, एक साइक्लिक एम्प्लीफिकेशन, एक आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन। साइक्लिक एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है कि इस तरह के थर्मोसाइक्लर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके अंदर डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस होती हैं, जैसे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले टेम्परेचर जो है वो 94-95 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है, उसके बाद टेम्परेचर को कम किया जाता है, अगेन फिर थोड़े टाइम के बाद टेम्परेचर को ज़्यादा किया जाता है। तो इस तरह टेम्परेचर की जो वेरिएशन होती है वो साइक्लिक वेरिएशन, इस तरह की जो टाइप को हम साइक्लिक एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। जबकि दूसरी टाइप है जिसको हम आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, इसमें टेम्परेचर की क्या होती है, सेम होती है। आइसो मीन सेम, थर्मल मीन टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर पे जो एम्प्लीफिकेशन होती है उसको हम आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। इनके अंदर जो इनकी सब टाइप्स हैं उनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। अब सबसे पहले पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एम्प्लीफिकेशन जो कि वाइडली यूज़ होती है हमारी लैब में। तो ये इस तरह की एक टेक्निक है जिसमें हम एक क्लिनिकल सैंपल में से एक स्पेसिफिक डीएनए के पार्ट का क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ कापीज़ को हम तैयार करते हैं। इसके 3 फेजेज़ हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड इलोंगेशन। अब सबसे पहले आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये डीएनए था हमारे पास। डीएनए को जब हमने हाई टेम्परेचर पे डीनेचर्ड किया तो इसके जो स्ट्रैंड्स थे ये खुल गए। उसके बाद हमारे पास 2 प्राइमर मौजूद थे, ये प्राइमर है, ये प्राइमर, दोनों प्राइमर हमने अटैच किया स्पेसिफिक लोकेशन पे। तो क्या किया, इन प्राइमर्स ने जो है इस तरह के कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, और थोड़ी ही देर के बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये इस एक डीएनए मॉलिक्यूल से 4 डीएनए के मॉलिक्यूल बन चुके हैं। और इसी तरह 35 से 40 या 45 साइकिल्स के दौरान इसके बाद जो है मिलियंस ऑफ कापीज हमारे पास आ जाती हैं। तो इस पीसीआर के ज़रिए हम बैक्टीरियल, फंगल और बहुत सारी वायरल डिजीज़ जो है उनको डायग्नोज कर सकते हैं। रियल टाइम पीसीआर। अब रियल टाइम पीसीआर और नॉर्मल पीसीआर में क्या डिफरेंस है? रियल टाइम पीसीआर के अंदर हर जो साइकिल होती है, हर थर्मोसाइकिल जो होती है उसके दौरान बनने वाले जो एम्प्लीकॉन्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जबकि जो हमारा नॉर्मल पीसीआर है उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती, और उसके अंदर हम एंड पे जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि टोटल कितने एम्प्लीकॉन्स जो हैं वो बने हैं। दूसरे नंबर पे लाइगेज चेन रिएक्शन जो है ये साइक्लिक आइसोथर्मल साइक्लिक एम्प्लीफिकेशन की एक टाइप है जो कि एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पीसीआर है, यानी पीसीआर से थोड़ी सी ये मॉडिफाइड है, और जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि 4 प्रोब्स को इस्तेमाल करते हैं। पीसीआर में हमने 2 प्रोब्स इस्तेमाल किए थे, यहाँ पे हम 4 प्रोब्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये हमारा टारगेट है जिसको हमने एम्प्लीफाई करना है। इसको सबसे पहले हमने 94 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, जिसकी वजह से इसकी डीनेचुरेशन हो गई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 प्रोब्स जो हैं उसको इंसर्ट कर दिया गया। जैसे ही ये 4 प्रोब्स जो हैं ये इंसर्ट हुए, 2 प्रोब्स एक स्टैंड के साथ और 2 प्रोब्स जो हैं वो दूसरे स्टैंड के साथ, तो दरमियान में जाके लाइगेज एंजाइम जो है जो कि क्या करता है, बाइंडिंग करता है, जो कि क्या करता है, एक मतलब उन 2 जो प्रोब्स थे उनको जोड़ता है, उसने जाके अपनी फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म किया, और जो ये हमारा जो टारगेट रीजन था उसी तरह के हमारे पास प्रोब्स जो हैं वो हमारे पास मैन्युफैक्चर हो चुकी है। अब ये प्रोब्स जो हैं इनको हम टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल करके हम जो है इस टारगेट डीएनए की कापीज़ जो हैं वो तैयार कर सकते हैं।
तो ये इसके जो है वो सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। इसके ज़रिए हम काइलामेडिया ट्रैकोमेटस जो है ये सर्विकल या फिर यूरिन सैंपल के अंदर उसको डायग्नोज कर सकते हैं। अब जो दूसरी टाइप है आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन, यानी जिसके अंदर सेम टेम्परेचर के ऊपर हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस बेस्ड एम्प्लीफिकेशन। इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि सबसे पहले जो आरएनए होता है, इसमें बेसिकली हम आरएनए को ट्रीट करते हैं। जो आरएनए है इसको सबसे पहले हम प्राइमर 1 की हेल्प से डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, यानी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो कि क्या करता है ट्रांसक्रिप्शन के उल्ट, यानी कि मैसेंजर आरएनए से, यानी आरएनए से वो क्या बनाता है, वो डीएनए बनाता है। उसको हम इस्तेमाल करके सबसे पहले आरएनए से डीएनए बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइमर R1 लगा। प्राइमर R1 जो है या P1 कह ले, प्राइमर जो है वो लगा, जिसकी वजह से अब उसकी आरएनए के साथ ये जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है ये प्रोड्यूस होगा। जैसे ही इसके ऊपर आरएनएज ने एक्ट किया तो ये जो आरएनए का पहले वाला जो सेगमेंट था ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, और जो न्यू जो स्ट्रैंड बना था ये यहाँ पे मौजूद है। अब क्या हुआ कि जैसे ही प्राइमर 2 ऐड किया गया तो ये इसके साथ वाला जो दूसरा इसका कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है ये प्रोड्यूस हो गया। इस तरह एक डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो बन गया। इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि ये एक आरएनए का मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर प्राइमर 2 अटैच हुआ तो फिर इसका एक स्ट्रैंड बन गया डीएनए का। इसी तरह जो है प्राइमर 1 अटैच हुआ और जाके ये डीएनए का मॉलिक्यूल। इस तरह जो है हमारे पास जो अकमुलेशन हो जाती है एंटीसेंस आरएनए की। तो ये जो है न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस बेस्ड एम्प्लीफिकेशन का प्रिंसिपल है, जिसके अंदर 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनएज और जो है वो प्राइमर इस्तेमाल करते हैं। और जो डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है उसको हम टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल करके मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो तैयार करते हैं। इसके ज़रिए हम माइकोप्लाज्मा नमूनिया और काइलामाइडोफिलिया नमूनिया वगैरह जो कि रेस्पिरेटरी स्पूडम में होते हैं उनको हम जो है वो इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है ट्रांसक्रिप्शन मीडिएटेड एम्प्लीफिकेशन। इसके अंदर और जो इससे पीछे वाली जो थी न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस बेस्ड एम्प्लीफिकेशन, इसके अंदर और इसके अंदर सिर्फ एक एंजाइम का डिफरेंस है जो कि आरएनएज एक्टिविटी है। अब आरएनएज एक्टिविटी के लिए जो प्रीवियस वाला था वो एक अलग एंजाइम इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन ये वाला जो ट्रांसक्रिप्शन मीडिएटेड एम्प्लीफिकेशन है इसके अंदर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इसके अंदर ये खसूसियत होती है आरएनएज वाली प्रॉपर्टी। तो ये जो है इसके अंदर इसी एंजाइम को यूटिलाइज करते हुए आरएनएज एक्टिविटी का फ़ायदा उठाया जाता है और इसको बेसिकली वेस्ट नाइल वायरस स्क्रीनिंग के लिए जो है लैब के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा काइलामाइडोट्राइकोमेटस और नाइजेरिया गोनोरिया वगैरह को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब टीएमए जो है यानी टीएमए ट्रांसक्रिप्शन मीडिएटेड एम्प्लीफिकेशन जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले आरएनए स्ट्रैंड था, आरएनए से डीएनए बना, डीएनए स्ट्रैंड बनने के बाद आरएनए को क्या कर दिया गया, डाइजेस्ट कर दिया गया आरएनएज की हेल्प से। उसके बाद फिर डीएनए का जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड था वो बन गया। तो इस तरह हमारे पास फिर आगे फर्दर डीएनए की एम्प्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब जो इसके बाद जो हमारे पास थर्ड नंबर पे है स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एम्प्लीफिकेशन। स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एम्प्लीफिकेशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन की टाइप है जिसके अंदर हम सेट ऑफ प्राइमर 2 प्राइमर को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक को हम बम्प प्राइमर्स कहते हैं और एक जो है वो हमारे पास जो है स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास प्राइमर्स होते हैं। अब देखें ये डीएनए का मॉलिक्यूल था जिसकी हमने डीनेचुरेशन करवाई, तो ये नीचे वाला जो स्ट्रैंड था इसके ऊपर हमने दोनों जो प्राइमर हैं उनको अटैच किया। जैसे ही प्राइमर अटैच हुए तो नीचे वाला जो प्राइमर था उसने स्ट्रैंड बनाना शुरू कर दिया और ऊपर वाले ने भी स्ट्रैंड बनाया, लेकिन एक ने क्या कर दिया, दूसरे को डिस्प्लेस किया, जिसकी वजह से एक जो था स्ट्रैंड वो अलहदा हो गया, जबकि जो एक डीएनए का मॉलिक्यूल है वो ये बन गया। अब जैसे ही जो स्ट्रैंड हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है वो ये हमारे पास आ गया। इसमें 2 फेज़ होते हैं, एक टारगेट फेज़ और एक जो है एम्प्लीफिकेशन फेज़। अब ये जो डिस्प्लेस हुआ है इसको हमने टारगेट कर लिया और इसकी हम क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेस हुआ था इसके ऊपर जो है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन साइट थी, जिसकी वजह से एंडोन्यूक्लियस ने इसके ऊपर अटैक किया और यहाँ पे एक निक बन गया। और जो इस निक बना इसके ऊपर जो है वो फिर डीएनए पॉलीमरेज ने आके काम किया, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड प्रोड्यूस हुआ, जिसने ऊपर वाले स्ट्रैंड को दोबारा से रिप्लेस कर दिया, उसको जो है वो डिस्प्लेस करके जो है वो नया स्ट्रैंड जो है वो प्रोड्यूस कर दिया। तो इस तरह ये स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एम्प्लीफिकेशन जो है इसके अंदर 2 सेट ऑफ प्राइमर इस्तेमाल किए जाते हैं, एक फर्स्ट प्राइमर और जो है वो दूसरे नंबर पे सेकंड प्राइमर। और जो डीएनए का जो एंड पे हमारे पास